नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। होप यू ऑल आर फाइन एंड होप यू एंजॉय द लास्ट क्लास। उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि अपनी जो प्रश्नावली 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका जो भी बेसिक था वो हमने सारा पढ़ा था। उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट अपने काम में आने वाले हैं उन सभी की हमने चर्चा की थी और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम अपनी प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके कुछ सवाल करेंगे जो कि उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबानी है, साथ में वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। और अगर आपको क्लास से संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लास के बारे में रेगुलर अपडेट मिलती रहे। इस क्लास के अंदर आज हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1। हमने कल एक उदाहरण शेष रह गया था, उदाहरण नंबर 3। कल हमने उदाहरण नंबर फर्स्ट किया था, उदाहरण नंबर सेकंड किया था, उसके दोनों के ग्राफ बनाए थे, उसकी रेखाओं की प्रकृति देखी थी, उसके संगत या असंगत हल है वो देखा था। आज हम इस उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया कि जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। देखना, जब इस प्रकार के कोई भाषा वाले सवाल आते हैं तो पहले तो हमें उनको समीकरण में बदलना आना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भाषा है उसको किसके अंदर बदलेंगे, समीकरण के अंदर। मतलब हमें रैखिक समीकरण का निर्माण करना आना चाहिए। तो सवाल के अंदर जो मेन समस्या होती है अपने वो यही होती है कि सवाल हल करने की हमें प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफ, ये तीनों विधियां तो आती है, लेकिन हम उस सवाल की जो भाषा है उसको समीकरण में सही से नहीं बदल पाते। जब समीकरण ही सही नहीं बनेगा तो उसको हल कहाँ से करेंगे। तो पहला हमें प्रयास ये करना है कि जो भाषा वाले सवाल हैं उन सभी के हम अच्छे से समीकरण बना सके। देखना, इसका समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे। जब भी हम ये सवाल पढ़ते हैं तो अपने पास दो चीज़ें आती है, एक पैंट आते हैं और एक स्कर्ट आते हैं। मतलब पैंटों की संख्या है और स्कर्टों की संख्या है, तो इन दोनों को हमें चर मानना है कि पैंटों की संख्या कुछ भी हो सकती है, स्कर्ट की संख्या भी कुछ भी हो सकती है। इनकी जो मान है वो फिलहाल हमें पता नहीं है, ये अज्ञात है, तो इसको हम चर मान सकते हैं। तो एक को आप x ले सकते हैं, दूसरे को क्या ले सकते हैं, y। पैंट और स्कर्ट खरीदे हैं तो हम कहते हैं कि माना पैंट की संख्या, पहले हमने मान लिया कि पैंट की संख्या कितनी है, x है। पैंट की संख्या कितनी है, x, और माना स्कर्ट की संख्या, पैंट की संख्या x मानी थी तो स्कर्ट की संख्या हम y मान लेते हैं। अब देखना, अब उसने क्या कहा कि जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया। मतलब एक बात तो उन्होंने ये बोली है और दूसरी बात यहाँ से लेकर यहाँ तक दो बातें बोली हैं और दोनों बातों से हम एक एक रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे। पहली बात क्या बोली है, कहा गया है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। कि जो स्कर्ट की संख्या है, मतलब जो y का मान है वो पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। कि पैंट की संख्या का दुगुना करें और उसके अंदर से 2 घटाएं तो अपने पास स्कर्ट की संख्या आती है। तो पहली शर्तानुसार क्या लिखेंगे, पहली शर्त तो अपने पास यही है कि जो स्कर्ट की संख्या है, स्कर्ट की संख्या मतलब y, स्कर्ट की संख्या क्या है, y। और स्कर्ट की संख्या के बारे में कहा गया है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। अब पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम करना है। अब पैंटों की संख्या x है तो x का दुगुना कितना हो जाएगा, 2x, और उससे 2 कम करना है। तो ये तो हो गया पैंटों की संख्या का 2 गुना और उसके अंदर से 2 कर दिया कम, तो अपने पास स्कर्ट की संख्या आती है। कहा गया है कि स्कर्ट की संख्या है मतलब जो y है वो पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। तो यह बीच में क्या आ जाएगा, बराबर। तो y बराबर क्या आया अपने पास, 2x - 2। ये अपने पास आया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्तानुसार दूसरी बात क्या बोली है,
दूसरी बात कहा गया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। वापस कहा है, पहले कहा कि 2 गुनी से 2 कम है, अब की बार बोला कि स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। मतलब जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या का 4 गुना और उससे 4 कम है। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और कौन सी विधि यूज में लेनी है? ग्राफीय विधि। मतलब दोनों समीकरणों के लिए 2 तो x के मान निकालने पड़ेंगे, 2 y के, इधर भी 2 x के मान 2 y के मान, इधर भी 2 x के मान और 2 y के मान, ताकि 2 बिंदु यहाँ से मिले उनकी रेखा बनाए, 2 बिंदु यहाँ से मिले उनकी रेखा बनाए। अब रेखा किस प्रकार से अपनी प्रकृति दर्शाती है वो जब हम ग्राफ बनाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो पहला समीकरण लेते हैं। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है y माइनस 2x माइनस 2। अब x का मान आप यहाँ पर कुछ भी रखिए, y का मान आता जाएगा। अब x का मान चाहे तो 1 रखिए या x का मान चाहे तो 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखा? 0। कि x है उसकी जगह 0 पुट करना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 2। तो 2 और 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा और ये केवल कितना बचेगा? y बराबर माइनस 2। कि x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। अब x की कोई और वैल्यू रखते हैं कि x बराबर हम रख देते हैं अब की बार 4 रख दें, या फिर x बराबर रख देते हैं 3। x बराबर 3 रखने, x की जगह पर कितने रख रहे हैं? 3। तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2। तो ये 2 तिया 6 माइनस 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। देखना यहां से क्या क्या मान प्राप्त हुए। कि x का मान पहले हमने 0 रखा था तो y का मान कितना आया था? माइनस का 2। फिर x का मान हमने रखा 3 तो y का मान कितना आ गया अपने पास? 4। तो यहां से एक तो बिंदु मिला 0, माइनस 2 और एक बिंदु मिलेगा 3, 4। अब वैसे ही हमें समीकरण 2 को भी हल करना है। समीकरण 2 से अपने पास समीकरण 2 है। समीकरण 2 दिया हुआ है y बराबर 4x माइनस 4। अब x की वैल्यू यहां पर कुछ पुट करें। अगर हम कहें कि x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, अगर x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस का 4। तो 4 गुना 0, ये तो 0 हो गया, तो y का मान केवल कितना बचेगा? माइनस का 4। y बराबर कितना आया? माइनस का 4। अब वापस x की कोई दूसरी वैल्यू रख सकते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पर x बराबर 1 रखें, x बराबर 2 रखें, x बराबर 3 रखें, जो आपकी इच्छा है वो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम यहाँ x बराबर रखते हैं 3 रखेंगे तो 4 × 12, 12 माइनस 4 8, ज़्यादा हो जाएगा, अपने वैल्यू छोटी ही लेते थे। यहाँ पर हमने x का मान रखा जैसे 2, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखा? 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना, x की जगह 2 रखना है, 4 गुना 2 माइनस 4। तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस 4। तो 8 माइनस 4 कितना आया? 4। जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर अपने पास कितना आया? 4। अब इसके लिए बिंदु क्या क्या हो जाएंगे?
एक्स वाई। अब x का मान पहले हमने कितना रखा था 0, तो y का मान कितना आया था -4। फिर हमने कहा x बराबर 2, तो y बराबर कितना आ गया 4। यहाँ से अगर हम बिंदु लिखें तो एक तो बिंदु आएगा अपने पास 0, -2 और 3, 4। 0, -2, 3 और 4। यहाँ से बिंदु क्या क्या आ जाएंगे अपने पास 0, -4 और 2, 4। अधिकतम संख्या अपने पास प्लस की 4 है और माइनस की 4 है, मतलब ग्राफ हमें 4 या 5 तक ही बनाना है, उससे अधिक अंक लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास है एक्स अक्ष, ये अपने पास है वाई अक्ष। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और ये होगी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये आ जाएगा अपने पास 1, ये 2, 3, 4, 5। अधिकतम संख्या 5 है, अधिकतम संख्या 4 आ रही है अपने, तो बेवजह ज़्यादा वैल्यू लेने से मतलब नहीं है। हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। -1, -2, -3, -4, -5। -1, -2, -3, -4। देखना अपने पास पॉइंट कौन कौन से हैं। एक है 0, -2, 0, -2। अब देखना x का मान 0 है, केवल y का मान है। जब x का मान 0 होता है, केवल y का मान होता है, मतलब बिंदु है वो y अक्ष पे स्थित होगा। तो y अक्ष देखते हैं, और y अक्ष पे भी -2 होना चाहिए। y अक्ष तो ये है, और इस पर -2 कहाँ पर है, इस पर -2 है अपने पास यहाँ पर कितना है अपने पास -2। तो ये वाला बिंदु अपने पास हो जाएगा 0, -2। ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा 0, -2। फिर एक बिंदु है 3, 4, मतलब x का मान भी है y का मान भी है। x का मान 3 और y का मान 4। अब 3 से ऊपर की ओर जाना है, 4 से इधर की ओर आना है, तो दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। तो ये हो गया अपने पास बिंदु 3, 4। इनको मिलाएंगे तो अपने पास जो पहला समीकरण था उसकी रेखा आ जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं को हमें आपस में मिला देना है। अगला है अपने पास 0, -4। यहाँ पर भी x का मान 0 है, केवल y का मान है, मतलब y अक्ष पे देखना है, और y अक्ष पे बिंदु कितना आना चाहिए -4। तो y अक्ष पे -4,
वाई एक्स पे -4 है अपने यहाँ पर, तो ये वाला बिंदु अपने क्या कहलाएगा, 0, -4। और साथ में बिंदु क्या है, 2, 4, मतलब x का मान 2, y का मान 4, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा अपने यहाँ पर 2, 4। इनको मिलाना है। दोनों बिंदुओं को मिला दिया कि 2, 4 और 0, -4, इन दोनों को मिलाया, और 3, 4 और 0, -2 इनको मिलाया। देखना दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद कहाँ पर हो रहा है। दोनों रेखाएं हैं वो इस वाले बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान कितना है 1 और y का मान 0, मतलब बिंदु आया अपने पास 1, 0। तो यहाँ से x का मान कितना प्राप्त हुआ, x का मान मिला 1 और y का मान कितना मिला 0। अब आप यहाँ पर इसका पैमाना भी लिख सकते हैं। कि 1 सेंटीमीटर है वो 1 इकाई के बराबर है, और सेम पैमाना y अक्ष के लिए कि y अक्ष के अंदर भी जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 इकाई के बराबर है। मतलब जो एक खाना है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर, और कितने कितने का गैप आ रहा है, 1, 1 का गैप आ रहा है। अब ये न तो कोई मात्रक है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं है, तो पीछे क्या लिख दिया हमने, इकाई, कि एक खाना है वो 1 के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। देखना जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमें मिला है 1, 0। अब ये 1, 0 क्या बता रहा है, ये 1, 0 ये बता रहा है कि आपने जो बिंदु लिए हैं x और y, उसके मान आए हैं 1 और 0, यानी x का मान आया है 1 और y का मान क्या आ गया है 0। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ग्राफ द्वारा हल कि x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आ गया 0। ये हमें ग्राफ द्वारा हल प्राप्त हुआ है। ग्राफ द्वारा क्या हल मिला है कि x का मान अपने निकला है 1 और y का मान कितना मिला है 0। आप चाहे तो वैल्यू रखकर वापस चेक भी कर सकते हैं कि x का मान अगर 1 रखे तो y का मान 0 आएगा। x का मान 1 रखा तो 2 एकम 2 -2 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी x का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और -4 कितना आ जाएगा 0, यानी x का मान 1 आया और y का मान 0। यानी जो चंपा जो सेल में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई थी, उसने जो पैंट खरीदे हैं वो खरीदा है 1 और स्कर्ट कोई भी नहीं खरीदी है, केवल एक पैंट खरीदा है, स्कर्ट कोई भी नहीं खरीदी। स्टार्ट करते हैं अब अपनी प्रश्नावली 3.1। कहा गया निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि जो भी हमें समस्याएं दी गई हैं भाषा के रूप में दी गई हैं, हमें उसके क्या बनाने हैं, रेखिक समीकरण बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। इन सभी के पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखना भाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, उसके अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, मतलब लड़कों की संख्या हमें पता नहीं है, लड़कियों की संख्या भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो दोनों क्या है अपने पास चर है, उनके मान फिक्स नहीं है, तो एक को x माने और दूसरे को क्या माने y। तो हम यहाँ पर ये लिखें कि माना लड़कों की संख्या बराबर हमने मान ली x,
कि लड़कों की संख्या कितनी है x और लड़कियों की संख्या मानी y। माना लड़कियों की संख्या वो है अपने पास y, कि लड़कों की संख्या अपने पास x है और लड़कियों की संख्या y है। देखना, दो बातों में से पहली बात तो डायरेक्ट लिखी हुई है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या अगर मिला दे, बॉयज़ और गर्ल्स की अगर हम जो संख्या है उसको मिला दे आपस में, तो टोटल कितना आना चाहिए 10। मतलब यहां से हम क्या कहेंगे कि पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार, क्योंकि जब इसको हम पढ़ते हैं तो अपने पास केवल एक ही बात तो लिखी हुई है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तब ऐसा नहीं कि केवल हमें एक बात दी गई है, जब भी रैखिक समीकरण होते हैं उसका युग्म आएगा, क्योंकि 2 चर हैं, हल करने तो 2 समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण बनाने हैं तो अपने पास 2 बातें दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते तो लगता है कि एक ही बात दी गई है, लेकिन एक शर्त हमें पहले ही दे दी गई है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। मतलब टोटल कितना आएगा 10 आएगा। तो पहली शर्तानुसार हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 10, समीकरण नंबर 1, कि लड़कों की और लड़कियों की संख्या टोटल मिलाकर कितनी है अपने पास 10 है। उसी प्रकार से दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या बोल रही है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कों की संख्या के अंदर अगर 4 जोड़ें तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर आएगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, लड़कों से 4 अधिक है, कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है y। क्या y बराबर हम x लिख सकते हैं? क्या लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो अभी अगर इसको हम तराजू के अंदर रखें तो तराजू के ऊपर वजन किधर ज़्यादा रहेगा? उस और ज़्यादा रहेगा। मतलब इधर से नीचे है, इधर से कैसे है ऊपर। हमें बीच में बराबर का निशान लगाना है, मतलब दोनों को एक समान लाना है। तराजू बिल्कुल समान भार दर्शाएगा, इधर वाला मान और इधर वाला मान कैसा होना चाहिए बराबर। अभी बराबर है लेकिन मान किधर ज़्यादा है अभी उधर, तो मान बराबर करना है तो वजन इधर रखना पड़ेगा। और कितना वजन ज़्यादा रखेंगे 4 अधिक है, मतलब इधर कितना रख देना है 4, इधर 4 रख दिया। तो अब ये वजन आपस में क्या हो गया बराबर, y वाला मान और x प्लस 4 वाला मान, ये दोनों मान आपस में क्या आ जाएंगे बराबर। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। जैसे हम पहला लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10। अब x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। हम रखते हैं x बराबर 2 रखने, x बराबर कितना रखा 2, तो क्या हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको पहले थोड़ा हल करके भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 10 माइनस x। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाइए, y का मान आता जाएगा। जैसे x बराबर हमने क्या रखा 2, तो x बराबर 2 रखने का। अब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 8। कि x बराबर हमने 2 रखा था तो y बराबर कितना आ गया 8। अब वैसे ही हम x बराबर रख देते हैं 4, x बराबर कितना रख दें 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 4, तो y बराबर आ गया अपने पास 6। कि x बराबर 2 रखा था तो y बराबर 8 आया। अब x बराबर 4 रखा तो y बराबर कितना आ गया 6। मतलब दोनों मान पता चल गए। तो यहां से पहले समीकरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि x का मान हमने रखा था 2, तो y का मान आया 8। फिर x का मान रखा हमने 4, तो y का मान आ गया 6। अब समीकरण नंबर 2 से
समीकरण 2 में क्या लिखा है कि y बराबर है अपने पास x प्लस 4। अब x का मान रखते जाइए, y का मान आता जाएगा, पहले से ही जमाया हुआ है। अगर हम कहें कि x बराबर 2 है, अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो 0 भी रख सकते हैं। तो x बराबर 2 रखा है। अब x बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, y बराबर 2 प्लस 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, मतलब 2 रखा तो कितना आया 6 आया। अब वैसे ही हमने कहा कि x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर क्या रख देते हैं 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 प्लस 4, तो y बराबर आ गया 4। तो यहां से इसके लिए क्या बन जाएंगे बिंदु, x का मान 2 रखा, y बराबर कितना आ गया 6, x बराबर 0 रखा तो y बराबर आ गया 4। तो यहाँ से हमें 2 बिंदु मिल जाएंगे। यहाँ से अगर बिंदु की बात करते हैं तो अपने पास आता है 2,8 और 4,6। जबकि यहाँ से बिंदु की बात करते हैं तो अपने पास बिंदु आते हैं 2,6 और 0,4। इनको हमें ग्राफ के अंदर दर्शाना है। ये अपने पास 2 बिंदु आ गए 2-2। अब इनको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। देखना अधिकतम संख्या कितनी है 8। अगर आपके ग्राफ बड़ा बनता है तो आप पैमाना है वो बड़ा रख सकते हैं। जैसे हमने 1 इकाई का पैमाना रखा था, अब आप चाहे तो 2 इकाई का पैमाना भी ले सकते हैं। ये अपने पास हो गया एक्स अक्ष और उसकी धनात्मक दिशा, और ये होगी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये हो गया वाई अक्ष और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, और ये हो गई वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। देखना, अब पैमाना अब की बार हम ले रहे हैं 2-2 इकाई का। तो पैमाना हमने लिखा है यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए पैमाना लिया हमने। एक्स का अधिकतम मान कितना आ रहा है, एक्स का जो अधिकतम मान आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 4 ही आ रहा है, जबकि वाई का अधिकतम मान 8 आ रहा है। तो एक्स के लिए पैमाना है वो हम लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एक्स के लिए तो 1 इकाई का ही पैमाना रखा है, लेकिन वाई अक्ष के लिए पैमाना हम 2 इकाई का रखते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना रखना है 2 इकाई। मतलब एक्स अक्ष पे तो 1-1 की दूरी लेनी है, जबकि वाई अक्ष पे 2-2 की दूरी लेनी है। तो अपने पास ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, फिर 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। अब देखना, वाई एक्स पे जो पैमाना लेना है वो 2 इकाई का लेना है, मतलब जो गैप है वो 2-2 का लोगे। ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। वैसे ये -2, -4, -6 और -8। तो इस प्रकार से आप अलग अलग पैमाने का यूज भी कर सकते हैं। अपने पास देखना बिंदु कौन कौन से हैं। एक बिंदु है 2,8 और 4,6, 2,8, 4,6। अब x का मान 2, y का मान 8, तो 2,8 तो यहाँ पर आ गया। और दूसरा बिंदु क्या है 4,6, 4 इधर है और y का मान 6 किधर है, ये रहा।
यहाँ पर बिंदु आया अपने 2,8 और यहाँ पर अपने आया 4,6। यही बिंदु पहले समीकरण के लिए बनाने हैं, 2,8 और 4,6। तो 2,8 तो यहाँ पर आया और 4,6 यहाँ पर आया, इनको हमें मिलाना है। इनको हमने मिला दिया तो अपने पास एक रेखा बनी। उसी प्रकार से अपने पास और बिंदु क्या है, 2,6 और 0,4। 2,6, 2,6 मतलब 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, ये हो जाएंगे। और उसके बाद में 0,4 मतलब 0,4 यानी ये वाला बिंदु 0,4 लिखा हुआ है, मतलब x का मान 0 है, केवल y का मान है। जब केवल y का मान होता है तो y अक्ष पे बिंदु, और केवल x का मान होता है तो x अक्ष पे बिंदु। और y का मान कितना दिया था, 4, तो हमने यहाँ पर बना दिया 4। इस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसके निर्देशांक होंगे 4,6, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,8, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,4 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,6। अब इनको मिलाना है। देखना, जब हमने इनका ग्राफ खींचा तो दोनों लाइनें हैं वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही है। ये वाला बिंदु है, वहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसके नीचे x का मान देखते हैं तो कितना आ रहा है, तो x का मान आ रहा है अपने पास 3, और y का मान देखते हैं तो अपने पास ये बीच में आ रहा है, मतलब 6 और 8 के बीच में। और 6 और 8 के बीच में कितना आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा अपने पास 7। यानी यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे वो कितना आ जाएंगे, 3,7। यानी हमें जो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मिला है वो मिला है 3,7। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ग्राफ द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु, ग्राफ द्वारा जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है वो मिला है हमें 3,7। अतः x बराबर 3 और y बराबर 4। और 3 क्या था, 3 था अपने पास लड़कों की संख्या, क्योंकि वो x का मान था, x का मान ही 3 आया है। तो x हमने किसको माना था, लड़कों की संख्या को, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़के। और y का मान कितना आया है, 7 आया है। ये हो जाएगी अपने पास लड़की। अब देखते हैं तो पता चलता है कि जो 7 है वो 3 से 4 ज़्यादा है। 3 से अगर हम 4 ज़्यादा करें तो अपने पास क्या आ जाता है, 7। पर यही कहा गया था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अपने पास जो मान प्राप्त हुआ वो मिला है 3 और 7, कि लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी। इसका अगला सवाल, कहा गया निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनको ग्राफी विधि से हल करना है। अब की बार समस्या दी गई है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है वो 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। देखना इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 5 का भाग है वो 50 में जाता है, लेकिन 7 का भाग नहीं जाता, और 7 और 5 का भाग है वो 46 के अंदर नहीं जाता है। मतलब ये कुछ ऐसी संख्या है जहाँ पर अपने पूरा मान डायरेक्ट प्राप्त नहीं होगा। अब नॉर्मली हमने जो सवाल किया उसके अंदर क्या है कि हम x का मान रख रहे थे तो y का मान पूरा आ रहा था। अपनी इच्छा से कुछ भी मान अंदर पुट कर दिया, वैल्यू पूरी मिल रही थी। लेकिन अब की बार ये कुछ मान ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें संख्या है वो सोच समझ के रखनी पड़ेगी। तो इसके पहले तो हम क्या बनाएंगे, रेखिक समीकरण बनाएंगे। देखना, कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 45 रुपये है, 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है।
तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य और प्रत्येक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। देखना, एक पेंसिल है और एक कलम है, दोनों के मूल्य हमें पता नहीं है कि दोनों का मान कुछ भी आ सकता है, मतलब दोनों चर हैं, तो एक को x मान ले और दूसरे को क्या मान ले, y। तो हमने कहा कि माना पेंसिल का मूल्य वो हमने मान लिया x रुपये, और माना कलम का मूल्य हमने कितना मान लिया, y। अब देखना, पेंसिल अपने पास एक नहीं है, पेंसिल कितनी है, 5। अब एक पेंसिल के x रुपए हैं, तो 5 पेंसिल का कितने हो जाएंगे, 5x। जैसे एक पेंसिल का हमने 10 रुपये दिया है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाता है, 50। क्या किया है हमने, 5 के साथ में गुणा किया है, जो मूल्य है उसका 5 के साथ में हमने क्या कर दिया, गुणा। तो वो की वो बात यही पर कि एक पेंसिल का मूल्य है वो x रुपये है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 के साथ में गुणा कर देंगे। एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। कि एक अगर पेन हम लेते हैं तो उसका मूल्य होता है जैसे 20 रुपये, और 5 लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 के साथ में गुणा करते हैं। 7 लेते हैं तो क्या करते हैं, 7 के साथ में गुणा करते हैं। वो की वो बात है, पेंसिल का मूल्य x है और पेंसिल अपने पास 5 है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। वैसे एक कलम का मूल्य y रुपये है, 7 कलम है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। और दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी है, दोनों का अगर मूल्य पूछे मिलाकर तो वो होता है अपने पास 50 रुपये। तो यहाँ पर हम पहली शर्तानुसार क्या लिख सकते हैं, पहली शर्तानुसार लिख सकते हैं कि 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 कलम 7y, और दोनों का योग करते हैं, मतलब दोनों के जो पैसे हैं, जो मूल्य है उसको मिला दिया जाए, तो टोटल मिलाकर रुपए कितने देने पड़ते हैं, वो देने पड़ते हैं हमें 50। तो कहा कि 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये समीकरण नंबर हो गया अपने पास 1। अब दूसरी शर्त के अंदर क्या कहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त से हम क्या लिख सकते हैं कि 7 पेंसिल है, अब एक पेंसिल का x रुपये, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x। एक कलम का मूल्य y रुपये है, 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y, और टोटल मिला के रुपये कितने देने पड़ते हैं, 46। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण निकल गए। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से अब देखना, समीकरण 1 लिखा हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 50। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना, प्लस का 7y है, अगर बराबर की इधर भेजे दो माइनस में आ जाएगा, फिर 5 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में, मतलब एक तरफ केवल x वाला मान रखना है, बाकी सारा का सारा दूसरी तरफ भेज देना है। तब अपने पास क्या हो जाएगा, 5x बराबर 50 माइनस 7y। 50 के अंदर से क्या घटा दिए, 7y घटा दिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस 7y बटे में 5। अब y की वैल्यू रखनी है और x का मान पता करना है। देखना, अगर y बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। 50 बटे 5 आएगा, और 50 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 10 बार। तो हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर देखना, अगर y बराबर 0 रखते हैं, अगर y बराबर 0 रखा तो कितना आया, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 गुणा 0 बटे में 5। तो ये पूरा तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया,
50/5 और भाग दिया तो कितना आया 10। मतलब x का मान कितना आ रहा है 10। कब? जब y बराबर हम कितना रख रहे हैं 0। y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 10। अब y बराबर अगर 1 रखें तो ये हो जाएगा 7, तो 50 में से 7 गया तो 43, 5 का भाग नहीं जाता। 2 रखेंगे 14, 50 में से 14 जाते तो 36, 5 का भाग नहीं जाता। अगर 3 रखे तो 7 या 21, 50 में से 21 जाएगा तो 29, उसके अंदर 5 का भाग नहीं जाता। 4 रखे तो 28, 50 में से 28 किया तो 22, उसके अंदर 5 का भाग नहीं जाता। अगर 5 रखे तो 7 पंजे 35 और 35 के अंदर 5 का भाग जाता। 35, 50 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा 15 और 15 के अंदर 5 का भाग जाता है। मतलब आप यहाँ पर y बराबर 5 रख सकते हैं। अगला हम रखते हैं यहाँ पर y बराबर 5। y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5/5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 35/5। तो ये x बराबर कितना आया 15/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। y बराबर 0 रखा, x बराबर 10 आ गया। y बराबर 5 रखा, x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से हम इसके लिए बिंदु लिख सकते हैं कि x का मान कितना रखा था हमने, x का मान रखा था, y का मान 0 रखा था तो x का मान आया था 10 और y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आ गया 3। अब वैसे ही हम इसका समीकरण नंबर 2 लेते हैं। देखना समीकरण नंबर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से हम क्या बना सकते हैं 7x + 5y बराबर 46। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो x वाला भाग है उसको केवल उधर रखें तो 7x कितना हो जाएगा 46 माइनस 5y। तो x बराबर कितना आ जाएगा 46 माइनस 5y/7। इसको हम कह सकते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कि x बराबर कितना है अपने पास 46 माइनस 5y/7। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी, y का मान अपनी इच्छा से रखना है। जैसे y का मान हमने रख दिया 0, अब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 46 के अंदर 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 46 माइनस 5 41, 41 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता। अगर रखते हैं यहाँ पर 2 तो 5 दूनी 10, 46 में से 10 किया तो 36, 36 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता। अगर रखते हैं 3 तो 15 हो जाएगा और 46 में से 15 जाएंगे तो 31, उसके अंदर 7 का भाग नहीं जाता। 4 रखेंगे तो 20, घटाएंगे तो 26, 7 का भाग नहीं जाएगा। रखते हैं यहाँ पर 5, अब 5 रखा तो हो गया 46 माइनस 25, घटाने पर आया 21 और 21 के अंदर 7 का भाग जाता है। मतलब आप यहाँ पर y बराबर कितना रख सकते हैं 5। y बराबर कितना रख दिया 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 46 माइनस 5 गुणा 5/7। तो x बराबर आ गया 46 माइनस 25/7। तो x बराबर 21/7 और 21/7 कितना होता है 3 होता है। 21/7 कितना आ जाएगा 3। तो जब y बराबर हमने 5 रखा तो x बराबर कितना आया 3। अब इसके बाद में अगर आप y की वैल्यू वापस पुट करने जाएंगे तो 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, 10 रखेंगे, आपके पास कोई भी अच्छी वैल्यू आने वाली नहीं है, कोई भी पूर्णांक मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि प्लस की जगह माइनस वाली संख्या ले लेते हैं। अब माइनस वाली संख्या लेंगे तो जो मान आएगा वो इसके अंदर जुड़ जाएगा।
अगर y बराबर मैं रखता हूँ -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 46 + 5 51, उसके अंदर 7 का भाग नहीं जाता। अगर y बराबर रखते हैं -2 तो ये हो जाएगा प्लस का 10, तो 46 + 10 56, और 56 के अंदर 7 का भाग जाता है। मतलब हम y बराबर -2 रख सकते हैं। y बराबर -2 रखने पर y बराबर अगर हम -2 रखें, y बराबर कितना रखें -2, तो अपने पास कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 46 - 5 - 2 बटे में 7। तो x बराबर हो जाएगा 46 + 10 बटे में 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 बटे 7। तो x का मान कितना आ जाएगा 8। x का मान कितना आ जाएगा 8। तो यहां से अगर हम इसके लिए बिंदु लिखें, कि हमने y बराबर कितना रखा था 5 रखा था। जब y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना आया था 3, और जब y बराबर -2 रखा तो x बराबर कितना आया अपने पास 8। -2 रखने पर कितना आया 8। यहां से अगर बिंदु लिखने हैं तो बिंदु क्या हो जाएंगे 3, 5 और 8, -2। इधर से अगर बिंदु लिखने हैं तो बिंदु हो जाएंगे 10, 0 और 3, 5। इसका ग्राफ बनाते हैं। देखना x की अधिकतम संख्या कितनी आ रही है 10 आ रही है, मतलब 2 का पैमाना ले सकते हैं। और y पे अधिकतम वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो y पर हम 1 इकाई का पैमाना ले सकते हैं। अब देखिए x 10 तक जा रहा है, x का अधिकतम मान कहाँ तक जा रहा है 10 तक। मतलब आप यहाँ पर कितने का पैमाना ले सकते हैं 2 का पैमाना ले सकते हैं। मतलब x पे हमें 2 का पैमाना लेना है। x पे पैमाना कितने का लेना है 2 का, तो यहाँ लिखा 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 तक आप बना सकते हैं। ये हो जाएगा अपने पास x अक्ष धनात्मक दिशा, ये हो जाएगी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये हो जाएगा अपने पास y अक्ष धनात्मक दिशा, और ये हो जाएगी ऋणात्मक दिशा। अब देखना x के लिए पैमाना कितना लिया 2 का, इधर आ गया अपने पास -2, -4, -6, -8, -10। वैसे माइनस की वैल्यू है नहीं तो ज़्यादा बनाने से मतलब नहीं। 1, 2, 3, 4। अब चाहे तो आप यहाँ पर भी 2 का पैमाना ले सकते हैं। अब y पे भी पैमाना कितने का लेते हैं 2 का, तो ये हो गया अपने पास 2, 4, 6, 8। ये हो गया -2, -4, -6। हमने 2 का पैमाना इसलिए लिया क्योंकि अपने ग्राफ के अंदर यहाँ पर लाइनें कैसी है कम है। आपके पास अगर ग्राफ में लाइनें ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 1 का पैमाना भी ले सकते हैं। हमारे पास लाइनें कम थी तो इसलिए हमने यहाँ पर जो पैमाना लिया है वो कितने का लिया है 2 का लिया है। x अक्ष के लिए भी 2 का पैमाना लिया है, y अक्ष के लिए भी 2 का पैमाना लिया है। अब बिंदु देखते हैं कौन कौन से हैं। 10, 0 अब केवल x का मान है। जब केवल x का मान होता है तो बिंदु x अक्ष पे होता है, और x अक्ष पे मान कितना है 10, तो 10 कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा अपने 10, 0। फिर बिंदु है 3, 5, 3, 5, x का मान 3। अब x का मान 3 मतलब 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में आपको ये आधे सेंटीमीटर पर रेखा नजर आ रही होगी।
ये 3 वाली है, और 5 यानी 4 और 6 के बीच में, तो 4 और 6 के बीच में भी ये लाइन नज़र आ रही है, दोनों कहाँ पर कट रही हैं, इधर। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा अपने 3,5। ये हो गया 10,0 और ये हो गया 3,5। इन दोनों को मिलाना है। दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अगला ये बिंदु है अपने पास 3,5 और 8,-2। ये वाला बिंदु तो हम बना चुके हैं। फिर है 8,-2, 8,-2, x का मान 8, y का मान -2। तो ये वाला बिंदु कहाँ पर होगा, इधर वहाँ हो जाएगा 8,-2, ये वाला बिंदु आया इधर। और एक बिंदु है 3,5, मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये हो जाएगा 8,-2 और ये हो गया 3,5। इनको मिलाना है। तो दूसरी रेखा खींचेंगे, उसके लिए भी बिंदु 3,5 ही है अपने पास। तो जो अपने पास पहली रेखा थी उसके बिंदु थे 10,0 और 3,5, तो 10,0, 3,5, इनको मिला दिया, ये रेखा बन गई। और दूसरे के लिए 3,5 और 8,-2, 3,5 ये, 8,-2, इन दोनों को मिलाया, तो ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो प्रतिच्छेद बिंदु है अपने पास 3,5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। अब x किसको माना था हमने, ग्राफ से जब हमने हल किया तो अब दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु 3,5 मिला, यानी x का मान 3 मिला, y का मान 5 मिला। ये इन दोनों का हल है। ये दोनों रेखा है, मतलब दोनों रेखिक समीकरण, और जहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है वो उसका हल है। तो हल कितना है 3,5, x का मान 3 आया है, y का मान 5 आया है। अब x हमने माना था पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, और y माना था हमने कलम का मूल्य, मतलब कलम का मूल्य कितना आया 5 रुपये। यहाँ पर आप इसका पैमाना भी लिख सकते हैं। पैमाना x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए समान है कि 1 सेंटीमीटर 2 इकाई, y अक्ष के लिए भी सेम 1 सेंटीमीटर 2 इकाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ग्राफ द्वारा हल क्या मिला है कि x बराबर, x का मान कितना है अपने पास 3, तो x बराबर 3 और y बराबर आया अपने पास 5। ये है अपने पास पेंसिल का मूल्य, और ये अपने पास है कलम का मूल्य। तो इस प्रकार से आप ग्राफीय विधि द्वारा किन्हीं भी दो रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। जब दोनों रैखिक समीकरणों को हल करेंगे तो प्रत्येक रैखिक समीकरण के लिए 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे, उन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। अब 2 रैखिक समीकरण है तो 2 रेखाएं बनेगी। उन रेखाओं को ग्राफ के अंदर देखना है कि अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी, और जहाँ पर काटेगी वही तुम्हारे हल होगा। जो x का मान है और जो y का मान है वो क्या है, हल है। फिर अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही है, बिल्कुल जो बिंदु पहली रेखा के हैं वो दूसरी रेखा के भी आते हैं, तब वो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ जाती हैं तब उसका कोई भी हल नहीं होता। अगला दूसरा सवाल कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब यहाँ पर हमें रेखाओं की प्रकृति बतानी है, इसकी तुलना करनी है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इसके साथ में तुलना करोगे और तुलना करके बताना है कि रेखाओं की प्रकृति कैसी है। तो लिखोगे दोनों रैखिक समीकरणों की
दोनों रेखिक समीकरणों की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो पता चलता है कि जब इसकी तुलना की तो a का मान कितना मिला 5, b का मान मिल जाएगा -4 और c का मान मिल जाएगा 8, क्योंकि x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि a1 बराबर कितना आया अपने पास 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8। वैसे ही दूसरे की तुलना करें तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। यहां से हम अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने पर अनुपात निकालते हैं कि a1 बटे a2, तो a1 का मान 5, a2 का मान 7। फिर हम निकालते हैं b1 बटे b2, b1 का मान -4, b2 का मान 6, कटता है तो काट देना है तो आएगा -2 बटे 3। फिर निकालना है c1 बटे c2, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 बटे -9। देखने पर पता चलता है कि a1 बटे a2 का मान 5 बटे 7 है और b1 बटे b2 का मान -2 बटे 3। तो कहेंगे कि जो a1 बटे a2 है क्या वो b1 बटे b2 के बराबर है? नहीं है, कि a1 a2 का मान 5 बटे 7 है और b1 b2 का मान -2 बटे 3 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कैसी आ जाएगी अपने पास? प्रतिच्छेदी। इसका अगला सवाल है अपने पास 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। यहां से अगर हम तुलना करें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। तुलना करके देखते हैं a1 बटे a2 वाया 9 बटे 18, b1 बटे b2 वाया 3 बटे 6 और c1 बटे c2 वाया 12 बटे 24। देखने पर पता चलता है कि ये वाली वैल्यू भी कटती है, ये वाली वैल्यू भी कटती है, ये वाली वैल्यू भी कटती है। मतलब a1 बटे a2 कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, b1 बटे b2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, c1 बटे c2 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों मान बराबर है। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो हम कहते हैं रेखाएं संपाती होती है। रेखाएं कैसी होगी? संपाती। तो आप अनुपात की तुलना आसानी से कर सकते हैं, केवल वैल्यू बटे में रखनी है। बराबर आती है तीनों तो संपाती। अगर स्टार्टिंग के दोनों बराबर नहीं आती, a1 a2 और b1 b2 के मान अगर बराबर नहीं आते तब हम कहेंगे कि वो प्रतिच्छेदी है। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर आए लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना आए तब हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी। इसका है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं अब की बात कि a1 बराबर कितना हो जाएगा 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। यहाँ से a2 बराबर कितना आ जाएगा 2,
B2 बराबर, देखना माइनस वाई लिखा हुआ है, मतलब वाई का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 होगा, और आगे माइनस का निशान तो माइनस का ही। जब कोई संख्या नहीं तो वो 1 मानी जाती है और आगे का निशान भी शामिल करते हैं। C2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। देखना A1 बटे A2 कितना आएगा, 6 बटे 2। B1 बटे B2 कितना आएगा, -3 बटे माइनस का 1। और C1 बटे C2 कितना आ जाएगा, 10 बटे 9। ये 2 से काटा 3 बार, माइनस से माइनस कट गया और 3 के अंदर 1 का भाग दिया तो 3। देखना A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर आ रहा है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं आता। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि A1 बटे A2 वो तो B1 बटे B2 के बराबर हैं, लेकिन ये दोनों C1 बटे C2 के बराबर नहीं आ रहे। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि रेखा है वो समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। अब समांतर है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब कोई भी हल नहीं मतलब ये दोनों रैखिक समीकरण कैसे हैं, असंगत हैं। तो पहला हमने जो देखा था सवाल, उसके अंदर रेखाएं प्रतिच्छेदी आ रही थी, दूसरे के अंदर रेखा है वो संपाती आ रही थी, और तीसरे के अंदर रेखाएं कैसी आ रही थी, समांतर। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल जब हम अपनी अगली क्लास लेके आएंगे तो इसके जो अगले सवाल हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।